वन पीस चैप्टर 1114 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में ओडा ने एक सरप्राइजिंग बात रिवील की है रिगार्डिंग जो है वो क्या है वो तो तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब चैप्टर शुरू होता है नेवी हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ पे सारे मरीन से वेगापंक का मैसेज सुन रहे होते हैं और अकाइनु भी ये मैसेज सुन रहा होता है भाई। और उसके रिएक्शन पर से मेरे को एक ही चीज याद आती है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हमें मॉक टाउन का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बार में बैठे हुए सारे पायरेट्स वेगापंक की बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। फिर हमें इम्पेल डाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुओ फ्लेमिंगो का हमें रिएक्शन देखने को मिलता है और वो पागलों की तरह हंसते जा रहा है और वो मैगेलिन से क्वेश्चन करता है, मैगेलिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम्हारे कैदी सब सही सलामत रहे, तो अब तुम क्या करोगे। जिसमें मैगेलिन कहता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट है, बस 1 मीटर वाटर लेवल बढ़ने से ही कुछ सेल्स में भगदड़ मच गई थी, तो पूरी दुनिया को डूबने में कितना टाइम लगेगा। जिसमें डुओ फ्लेमिंगो बताता है बस 5 मीटर सी के वाटर लेवल बढ़ने से ही मोस्ट अर्बन एरियाज डूब जाएंगे। तो क्या हमें इवैक्यूएशन करवाना शुरू कर देना चाहिए, हम कभी भी कहीं भी ऊंची जगह पर जा सकते हैं। अब यहाँ पे डुओ फ्लेमिंगो सरकाज़मली रेड लाइन पे जाने की बात कर रहा है क्योंकि उसको ऑलवेज रेड लाइन पे जाना था, तो माइट भी उसका सपना पूरा हो सकता है। खैर चैप्टर में हमें और भी लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें फिशमैन आइलैंड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वेगापंक का मैसेज बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। एट लास्ट हम वापस एगेड आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ पे कुछ मरीन सोल्जर्स वेगापंक की बात पे भरोसा कर रहे हैं, कुछ नहीं। तभी वेगापंक अपने मैसेज में एक बात कहता है, आज से कुछ दिनों के बाद यानी कि मेरे रिकॉर्डिंग के कुछ दिनों के बाद एक मैसिव अर्थक्वेक हिट करेगा जिसकी वजह से समुद्र का सी लेवल 1 मीटर से बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कुछ आइसलैंड अनहैबिटेबल हो जाएंगे और कुछ बीच कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास तो पावर है कि तुम मेरे मैसेज को बंद कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी चीज होती है तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो अर्थक्वेक तुमको देखने को मिलेगा वो कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं है। तभी हमें सैटर्न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी ब्रूक नामी और उन सबके सामने लड़ रहा होता है, लेकिन समहाउ उन सबको वो डिस्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है किसी रूइंस के पास और वो पहुंच जाता है मदर फ्लेम के पास। और हमें मदर फ्लेम फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है जो एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर एक बड़ा सा वाटर टैंक है और उसके अंदर एक फ्लेम है जो नॉन स्टॉप जलती जा रही है। खैर सीन चेंज होता है, हमें वही जायंट एंशिएंट रोबोट दिखाया जाता है जिसके ऊपर मरीन्स वाले नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं लेकिन उसको जरा भी डैमेज नहीं हो रहा। फिर हमें वॉरक्यूरी, लूफी और डोरियो ब्रोगी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉरक्यूरी कोई फ्लेम टाइप हमला कर रहा होता है और उससे बच रहे होते हैं डोरियो ब्रोगी और उसके साथ साथ में लूफी भी होता है अपने गियर 5 फॉर्म में। तभी वेगापंक अपने मैसेज में ये कहता है कि अभी पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है उसको जानने के लिए हमें पहले पास्ट को समझना पड़ेगा, स्पेशली आज से 900 और 800 साल पहले क्या हुआ था। ये 100 साल का समय सबको ऐसा लगता है कि ब्लैंक पीरियड है जिसको हम वॉइड सेंचुरी के नाम से जानते हैं और ये बात भी सच है कि इस सेंचुरी से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो वो इरेज कर दी गई है या तो वो कहीं खो चुकी है। तभी हमें होली लैंड्स ऑफ मरीजवास का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईमू भी वेगापंक का मैसेज सुन रही होती है और उसका सिंपल 3 डॉट रिएक्शन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। खैर अब हमें सेलेस्टियल ड्रैगन्स का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग भी भड़क रहे हैं और हमें एल्बाफ आइसलैंड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे जगुआर डी सोल को हम काफी सालों के बाद देखते हैं और वो भी वेगापंक का मैसेज सुन रहा होता है और वो हंसते हंसते आराम से लेट जाता है, लाइक ही नोज द ड्रिल भाई। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज देखकर कई लोगों ने थियरी बनाई थी कि जो वेगापंक का मैसेज टेलीकास्ट हो रहा है वो एक्चुअली जगुआर डी सोल करवा रहा है, ना कि वेगापंक। अब लेट्स सी ये थियरी सही साबित होती है या नहीं। खैर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करते हुए ये कहता है अब इस अननोन पास्ट को जानने के लिए उसने पोनिग्लिफ्स का सहारा लिया था क्योंकि इन पोनिग्लिफ्स पर एंशिएंट लैंग्वेज में उस पास्ट से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें लिखी है और उसने कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का भी सहारा लिया था इन सारे लोड पोनिग्लिफ्स को डिसाइफर करने के लिए। अब आर्कियोलॉजिस्ट मतलब यहाँ पे वो क्लोवर्स और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के बारे में बात कर रहा है वेगापंक। और वेगापंक ये भी बताता है कि इन सारे पोनिग्लिफ्स को डिसाइफर करना वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जनक होता है और ये ही उसका सेकंड सीन है। खैर अब वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करते हुए ये कहता है कि आफ्टर ऑल हिस्ट्री, और सच बताऊं तो मुझे इसके बारे में बहुत थोड़ी चीजें पता है लेकिन मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा वो सब 100% सच है। और इस स्टोरी का स्टार है जो आज से 900 साल पहले एक सर्टेन एडवांस किंगडम में पैदा हुआ था जिसकी बॉडी एल्बाफ की स्टोरीज में कहे हुए लेजेंडरी सन गॉड निका जैसी स्ट्रेची और इलास्टिकी थी, जिसका नाम था
जॉय बॉय, और वही पहला बंदा था जो समुंदर में उतरा था और उसने अपने आप को पायरेट बताया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें फाइनली पता चल चुका है जॉय बॉय ही पहला पायरेट था और सन गॉड निका और जॉय बॉय दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज थी और लूफी ने जो डेविल फ्रूट खाया था वो जॉय बॉय का डेविल फ्रूट था। स्पीकिंग ऑफ लूफी, चैप्टर के एंड में लूफी एक बड़ा सा पंच मारने को ट्राई करता है वॉर क्यूरी पर, लेकिन स्टिल उस पंच का वॉर क्यूरी पे कोई असर नहीं करता है, उल्टा लूफी को ही चोट लग जाती है। अब इसी के साथ साथ चैप्टर यहाँ पे भी खत्म होता है। इस चैप्टर में काफी ज्यादा बड़े मैसेजेस रिवील हुए हैं और वेगापंक का मैसेज और भी चलेगा जो और भी कई सारी चीजें बताएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो ज्यादा से ज्यादा इस आइसलैंड के बारे में बताएगा जो हम पहले से ही जानते हैं और एक आध दो नई चीजें जॉय बॉय से रिलेटेड। खैर, अब वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। स्पीकिंग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। जी हाँ, नेक्स्ट वीक ओडा ब्रेक पर है, तो हमें चैप्टर अब मई महीने के एंड में देखने को मिलेगा। अब उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।